वक्त है 2050 और ये वक्त ऐसा था जब टाइम ट्रैवल असलियत बन गई थी। इंसानियत ने अपनी तकनीक से समय तक को भी मोड़ लिया था। यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंसानों ने 2050 तक टाइम ट्रैवल को एक हकीकत बना दिया है। एक स्पेसशिप जो स्पेस को ही चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है और इसके पीछे भी ठीक हमें एक और शिप दिखाया गया है। पहले शिप में एडम बैठा हुआ था जो हम देख पाते हैं कि वो काफी जख्मी भी था। पीछे वाले स्पेसशिप में उसकी बॉस माया थी जो उसकी हालत को देखते हुए उसे रुकने के लिए कह रही थी, पर एडम उसकी बात को नहीं मानता है और वो स्पेसशिप को रोकता नहीं है। उसने पल्स मशीन को भी ऑन कर दिया और अब उसकी रफ्तार और भी ज्यादा हो गई। पल्स मशीन को ऑन करते ही उसके सामने एक वार्म होल भी खुल गई थी। इससे पहले कि पीछे वाला शिप उसे रोक पाता, एडम उस वार्म होल में एंटर कर गया। हालांकि पीछे वाले शिप ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन एडम पल्स मशीन को दागते हुए वार्म होल क्रिएट कर वहां से निकल गया। अब ये कहानी यहाँ से जाती है सन 2022 में। 2022 का वक्त हम एडम के बचपन को देखते हैं। छोटा एडम जो स्कूल में भाग रहा होता है, वो कुछ लड़कों से बच के भाग रहा था और वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। तब उसकी मॉम स्कूल में आती है और एडम की हालत को देख के वह प्रिंसिपल के पास जाती है और वह उन बच्चों की शिकायत करती है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल उसे ही कसूरवार ठहराता है कि उसका बेटा ही शरारती बदमाश है। वो एडम को ही सस्पेंड करने की बात करते हैं। खैर, अब उसकी मॉम एडम को लेके घर की ओर जा रही होती है। एडम यहाँ पे कहता है कि काश उसके फादर होते तो वो उसे समझते। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि देखो बेटा, मुझे भी उतनी ही चिंता है जितने कि अगर तुम्हारे फादर अभी होते। कुछ देर बाद अब ये दोनों घर पहुंच गए थे। रात गहराने लगी थी। एडम की माँ अपने किसी दोस्त से मिलने चली जाती है। अब पूरे घर में एडम और उसका कुत्ता ही सिर्फ रह जाता है। एडम जो अब अपने कमरे में वीडियो गेम को खेल रहा होता है कि तभी अचानक से यहाँ पे घर की लाइट चली जाती है। तो छोटा एडम अपने कुत्ते के साथ घर के बैकयार्ड में जाता है ये देखने के लिए कि लाइट क्यों गई है, पर वो थोड़ी दूर में था। एडम डरा हुआ था। वो अपने टॉर्च को लिए हुए बैट को भी उठाता है और आगे बढ़ता है और अपने कुत्ते के पीछे जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी आगे जाके यहाँ पे उससे बहुत सारे ट्रीज जले हुए दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो यहाँ पे उल्का पिंड गिरा हो। एडम इससे और भी डर गया था। वो घना जंगल, सन्नाटा, काली अंधेरी रात। तभी यहाँ पे एडम को किसी का होने का एहसास होता है तो वह फौरन से अपने घर की तरफ ही भागता है और घर के पास पहुंच के ये चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी स्टोर रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती है। एडम का डॉग चेक करने के लिए अंदर गया तो वो स्टोर रूम को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वह स्टोर रूम में आता है उसे 2050 का एडम मिलता है। एडम डर गया था। वह पूछता है कि वह कौन है। तो बड़ा एडम कहता है कि मुझे यहाँ से कुछ सामान चाहिए। ये छोटे वाले एडम की उम्र अभी 12 साल की थी। यह जानकर बड़ा एडम दुखी हो जाता है। छोटा एडम फिर से पूछता है कि वह कौन है। बड़ा एडम कहता है कि मुझे यहाँ से कुछ सामान लेने हैं। बड़ा एडम इस घर में ऐसे घूम रहा था जैसा कि मानो उसे घर के हम उसके डॉग को देखते हैं जो बड़ा एडम के बाजू में ही बैठ गया था। छोटा एडम भी आश्चर्य में था कि उसका डॉग उस अनजान आदमी के साथ ऐसे कैसे बैठा है और असल में ये भी तो एडम ही था जो 2050 से आया था। बड़ा एडम घर के कुछ सामान को देख रहा होता है तो छोटा एडम उसके पीछे पीछे ही घूम रहा होता है। तो बड़ा एडम फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालता है और वो यहाँ पे अपने कपड़े को भी चेंज करता है। वही छोटा एडम उसके बैग में पड़े वेपन्स को देख रहा होता है। बड़ा एडम तो जख्मी था। वो छोटा एडम से कहता है कि मैं अपने घाव को साफ करके मैं यहाँ से फिर निकल जाऊंगा। ये कहते हुए वो उससे वेपन्स को हाथ लगाने से भी मना कर रहा होता है। वो अपनी इंजरी को देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसे गोली लगी है। वो ऊपर वाले कमरे में जाता है और अपनी इंजरी में मेडिसिन को लगाता है। छोटा एडम उसके पीछे पीछे ही था। वह लगातार उससे काफी सारे सवाल भी पूछ रहा था कि वह कौन है, वो यहाँ पे कैसे, वह क्यों आया है। पर बड़ा एडम कहता है कि वो अभी कुछ भी बता नहीं सकता है, जिस वजह से छोटा एडम तो चिढ़ चुका था। तो बड़ा एडम यहाँ उसका नाम लेके उससे कहता है। छोटा एडम यह देख के हैरान रह गया था कि उसका नाम उसे कैसे पता है। बड़ा एडम उससे यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम्हारी हर एक चीज का पता है कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अब तक मैं तुम्हारी हर एक चीज के बारे में बता सकता हूँ। यह सुन के छोटा एडम तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसके मन में ये चल रहा था कि भला ये इंसान कौन है कि जो उसके हर एक चीज के बारे में जान रहा है। उसका कुत्ता उसके पास चला गया था। वह घर के फ्रीज को भी वैसे ही खोल रहा था जैसा कि छोटा एडम खुद से खोलता है। बड़ा एडम अब अपने जाने की तैयारी में था। अब ये दोनों साथ में निकलते हैं। ये जंगल में थे। रास्ते में चलते हुए छोटा एडम उससे कहता है कि जब मैं 7 साल का था तो मुझे एक इंजरी हुई थी और इस बात को तो बड़ा एडम भी जान रहा था।
दोनों की इंजरी वाली जगह भी सेम ही थी। छोटा एडम फिर से कहता है कि हम दोनों की इंजरी भी सेम है। यहाँ बड़े एडम के पास उसके पिता की घड़ी उसके हाथ में ही थी और ठीक वही घड़ी छोटे एडम के हाथ में भी थी। ये कोई संजोग नहीं था, बल्कि ये दोनों एक ही थे। बड़ा एडम जो 2050 से आया हुआ था और उसी का 2022 का रूप था या छोटा एडम। इसे छोटा एडम समझ गया था कि वह टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आया है। छोटा एडम उससे यहाँ पे आने की वजह पूछता है कि वह यहाँ पे 2022 में ही क्यों आया है। तो बड़ा एडम कहता है कि उसे एक रेस्क्यू के लिए 2018 में जाना था, लेकिन वह गलती से 2022 में आ गया है। उसे अपने मिशन के बारे में कुछ बता नहीं रहा होता है। बड़ा एडम वो अपने शिप वाले जगह पे पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी शिप दिख नहीं रहा होता है। तभी वो अपने गले में पहने हुए ब्रासलेट का बटन दबाता है और ऐसा करने से पेड़ के ऊपर से वही उन्नत जहाज अब धीरे धीरे दिखने लगती है। लेकिन बड़ा एडम जख्मी हो चुका था, तो उसकी शिप उसकी डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। असल में यह आधुनिक स्पेसशिप उसकी शिप काफी आधुनिक थी। तकनीक ऐसी थी, शिप अपने यूजर के डीएनए से ही जुड़ी हुई थी और जब तक यूजर पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो तब तक ये जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं होते। उड़ान भरने के लिए यूजर का स्वस्थ होना जरूरी होता है। तब वो अपने छोटे वाले रूप उस छोटे एडम से कहता है कि वह ब्रासलेट का बटन दबाए और ऐसा करते ही हम देखते हैं वह उड़ान भरने के मोड में आ गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यह दोनों तो एक ही इंसान थे। छोटे एडम को कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसके ब्रासलेट पे बटन दबाने से वह जहाज तुरंत से सक्रिय हो गई थी। उस जहाज से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है और अब ये दोनों उस प्लेटफॉर्म में बैठते हैं और उस शिप में चले जाते हैं। बड़ा एडम अब शिप की स्थिति को जांचता है तो उसे पता चलता है कि उसका शिप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए वह शिप को सेल्फ रिपेयरिंग में डाल देता है और छोटे एडम से कहता है कि अब हमें बस इंतजार करना है। शिप सेल्फ रिपेयरिंग में थोड़ा टाइम लगता, जिसके चलते यह वापस से घर में आ गए थे। बड़ा एडम वो अपने पिता के गैराज में जाके लेट गया था और छोटा एडम से वो कहता है कि मॉम के आने से पहले तुम घर वापस लौट जाओ और मॉम को हमारी ये बातें बताना नहीं। थोड़ी देर बाद एडम की माँ एली जो अब घर पहुंच गई थी। छोटा एडम अपने कुत्ते के साथ वह सोफे पे बैठा हुआ था, लेकिन दोबारा से कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। दरवाजे खोलने पे ये एली का ही फ्रेंड था जो उसके स्कार्फ को लौटाने आया था। एडम को अपनी मॉम का वो दोस्त उसे अच्छा नहीं लगता था। वो उस व्यक्ति को अपने मॉम से दूर रहने को कहता है। वैली अपने इस बेटे के रवैये से वह उदास हो गई थी। फिर वह घर के बैकयार्ड में चली गई। बड़ा एडम को हम देखते हैं जो अपने मॉम को मायूसी में देख रहा होता है। अब अगला सवेरा एली कुछ बिल्स को देख रही होती है। वो अपने बेटे एडम से कहती है कि आज वो थोड़ा बिजी है तो आने में उसे लेट हो जाएगी, इसलिए जरूरत किसी भी चीज की हो तो वो कॉल कर लेना। अब यह कह के उसकी मॉम ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर यहाँ पे छोटा एडम कहता है कि नहीं, मैं आपको कॉल नहीं करने वाला हूँ। दरअसल बात ये थी कि अपने पिता के गुजरने के बाद से उसकी मॉम के साथ उसका कोई सही से बनता नहीं था। वो अपनी मॉम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था। अब दोनों एडम को हम देखते हैं जो अपने पिता के गैराज में थे। बड़ा एडम अब भी अपने जख्मों पे दवाइयां लगा रहा था और फिर से यहाँ पे छोटा एडम उससे कई सारे सवाल जवाब करने लगा था। उसके उल जुलूल सवालों से बड़ा एडम भी परेशान हो गया था। अपने वही पुराने फटे हुए कपड़े को पहने हुए वह मेडिकल की ओर निकलता है। तब छोटा एडम कहता है कि क्यों ना तुम डैड के कपड़े पहन लो। बड़ा एडम पिता की अलमारी को खोलता है जिसमें अब भी उसके पिता के काफी सारे कपड़े थे। ये देख के वो उससे पूछता है कि माँ ने अभी तक पिता के कपड़े क्यों नहीं हटाए हैं, जबकि उन्हें गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। तब छोटा एडम कहता है कि घर के कामों में माँ का कोई ध्यान नहीं होता है। अब इस पे बड़ा एडम गुस्सा आते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। वह रोज टूटे हुए दिल के साथ उठती है और तुम्हारा ख्याल भी रखती है, लेकिन माँ का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तो तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाने होंगे। अगर तुम्हारा ये रवैया रहा तो आने वाले 30 सालों में तुम हर दिन खुद को कोसने वाले हो। तब इस बात पे छोटा एडम कहता है कि भूलो नहीं, मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, तुम्हारा ही बचपन हूँ। तो जो तुम हो वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो तुम हो। इस बात को सुनकर बड़ा एडम शांत हो गया था। बड़ा एडम अपने पिता के कपड़े को पहनकर वह मेडिकल की ओर निकल जाता है। बड़ा एडम रास्ते में चलते हुए छोटे एडम से कहता है कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था। उसे जाना 2018 में था, लेकिन वह गलती से 2022 में आ गया था।
वो बताता है कि जब 2050 में वो यान को चुरा रहा था तभी भागते वक्त उसे गोली लग गई थी और हड़बड़ी में 2018 के बजाय वह 2022 में आ गया है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम से कुछ पैसे मांगता है और वह मेडिकल स्टोर में चला जाता है। फिर छोटा एडम जब उसका बाहर इंतजार कर रहा था तभी स्कूल के वही बच्चे दोबारा से उसे परेशान करने के लिए आ गए थे और वह फिर से छोटे एडम से उलझने लगे थे। यहाँ पे बड़ा एडम भी आ गया था। उसने उन बच्चों को देखा, अरे ये लड़के, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? कभी नहीं हो सकता है कि मैं इन्हें भूल जाऊं। फिर वह छोटे एडम से कहता है कि इनसे डरो मत, इनका सामना करो। छोटे एडम को बड़े एडम से हिम्मत मिली थी तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन वो लड़के दोबारा से इसे पीट देते हैं। तो मायूस होकर छोटा एडम वहां से चला गया था। तब बड़ा एडम उन दोनों लड़कों को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा से उसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर बड़ा एडम जब घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि छोटा एडम उसके फ्यूचरिस्टिक सम्मानों को देख रहा होता है कि उसके पास फ्यूचर में कौन कौन से उपकरण होने वाले हैं। बड़ा एडम दरवाजे को खोलने के लिए कहता है पर छोटा एडम अब भी उससे नाराज था। वह बड़े एडम से कहता है कि अगर तुम चाहते तो उस वक्त मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे उनके पास पिटने को छोड़ दिया। तब यहाँ पे बड़ा एडम धैर्य से कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कैसे बनता? तुम्हारा पिटना जरूरी था, बिना पीटे तुम मेरे जैसे फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। मैं अपनी पिटाई और मेरी अपनी संघर्ष की वजह से हूँ। अगर मैंने ये दिन नहीं देखा होता तो आज मैं जो हूँ शायद वो नहीं होता, क्योंकि अगर उस वक्त मैं दखल देता तो समय रेखा में हमारा फ्यूचर बदल जाता। पर फिर भी बड़ा एडम छोटे एडम से माफी मांगता है। तभी छोटा एडम अंदर फोन में एक फोटो को निकाल कर उसे पूछता है कि यह कौन है। बड़ा एडम कहता है कि ये मेरी पत्नी लॉरा है। तो छोटा एडम हैरानी से पूछता है कि क्या हमारी पत्नी भी है? लेकिन बड़ा एडम उदास होकर कहता है कि नहीं, हमारी अब कोई भी पत्नी नहीं है। और यह कह के वह निकल कर एक कैफे में चला जाता है और उसी कैफे में हम देखते हैं कि यहाँ पे एडम की मॉम एली आती है। एडम उनसे मिलता है और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। एडम तो जानता है कि वो उसकी मॉम है, लेकिन एली को अंदाजा नहीं था कि जो उसके सामने शख्स बैठा है वो उसका ही बेटा है। 2050 से टाइम ट्रैवल कर आया था। एली दुखी स्वर में यहाँ पे कहती है कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, लेकिन बड़ा एडम कहता है कि नहीं, बच्चे अपने माँ के बिना रह नहीं सकते हैं। तो एली कहती है कि शायद तुम्हारी माँ काफी अच्छी होगी। तो यहाँ पे एडम मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वहाँ जाने में खुद की ही बारे में बोल रही थी। एडम जाने से पहले एली से कहता है कि आपका बेटा आपसे नफरत नहीं करता है, और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। यह सुनकर एली को कुछ अपनापन लगा, उसके दिल में कुछ हलचल हुई। वह तुरंत से बाहर निकली एडम को देखने के लिए, लेकिन एडम तो जा चुका था। झील के ऊपर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं और यह स्पेसशिप माया का ही था, जो एडम का पीछा करते हुए वो 2022 में आ गई थी। वो अपने सैनिकों को एडम को ढूंढने का आदेश दे देती है। दूसरी तरफ हम दोनों एडम को देखते हैं। बड़ा एडम यहाँ पे बताता है कि जब वो कॉलेज में था तो उसकी मुलाकात लॉरा से हुई थी। वह बताता है कि कुछ सालों पहले लॉरा एक वॉर में थी और एक वो अच्छी पायलट थी, लेकिन उसे एक मिशन के लिए सन 2018 में भेजा गया था। लेकिन बाद में उसे पता चला और यही वजह थी कि एडम उसे खोजने के लिए 2018 में जाना चाहता था, पर वह गलती से 2022 में आ गया था। लॉरा जिस मिशन के लिए 2018 में गई थी, यह एडम को मालूम नहीं था। उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि उसकी बॉस माया उससे कुछ छुपा रही है। बड़ा एडम यहाँ पे ये भी बताता है कि सोरियन कंपनी के लिए वो लॉरा काम करते थे, जिसकी बॉस माया थी। तभी छोटा एडम माया का नाम सुनकर कहता है कि पिता तो इसके साथ ही काम करते थे। ये जब बातें कर रहे होते हैं तभी उसका कुत्ता बाहर हलचल महसूस करता है, जिससे कि ये चौकन्ना हो जाते हैं। यहाँ उन्हें भी किसी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। बड़ा एडम इस चीज को महसूस करते हुए कि वह यहाँ से जल्द से निकलने की तैयारी करे। माया के सैनिक यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने इन पे हमला कर दिया था, एडम को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन तभी बड़ा एडम अपनी एक खास वेपन का इस्तेमाल करता है। जमीन में दंग करते ही एक शॉक वेव पैदा होती है, जिससे कि वो दुश्मन दूर जा गिरते हैं। हम देखते हैं घर के ऊपर माया का विशाल जहाज यहाँ पे विजिबल होने लगता है। इसी जहाज में माया थी। वह एडम से कहती है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन एडम उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। लॉरा को बिना लिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था।
माया के सिपाही एडम को जल्द ही काबू कर लेते हैं और उसे लेके 2050 वापस जाने वाले थे। लेकिन तभी हमने यहाँ पे देखा कि माया के शिप पे किसी ने हमला किया, और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लॉरा ने ही किया था। लॉरा 2022 में आ चुकी थी। अब लॉरा तो आ गई थी, अब एडम उसके साथ मिलकर माया के सिपाहियों को हरा देते हैं और माया से बचते हुए वो एक गाड़ी में बैठकर ये आगे बढ़ते हैं। तभी एडम कहता है कि हमें अपनी रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए। तभी लॉरा कहती है कि इस तरह की बेवकूफी मत करना, क्योंकि माया का यान अभी भी इनके ऊपर में ही था। वह लगातार इनका पीछा कर रही थी। यान की तकनीक ऐसी थी कि वह इनविजिबल भी हो सकती थी। फिर माया और भी सैनिकों को उनकी ओर भेजती है। तो अभी ये लोग सड़क को छोड़कर गाड़ी को जंगल में ही दौड़ाने लगते हैं। रास्ते में इसी बीच वह माया के कई सैनिकों को भी मार देते हैं। वो जंगल से निकलकर एक झील के पास घर के पास पहुंचते हैं। यहाँ लॉरा उसे बताती है कि वह 2018 एक खास मिशन के लिए आई हुई थी, और यहीं पे लॉरा एक खुलासा भी करती है कि एडम के डैड ने ही 2018 में टाइम ट्रेवल की खोज की थी, और उसी वक्त माया उनके साथ पार्टनर के तौर पे उनसे जुड़ी हुई थी। वो यहाँ पे ये भी बताती है कि माया 2018 में अक्सर जाया करती थी और वो अपने स्टॉक्स में लिए हुए गलती को दोहराना नहीं चाह रही थी, और कई तरह की फ्यूचर में होने वाली चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट उस पे ना हो, इसलिए वह पास्ट में जाके अपनी उन गलतियों को सही करना चाह रही थी। लॉरा बताती है कि वह माया की सच्चाई जानने के लिए 2018 में गई हुई थी, और यही 2018 में आने पे माया ने लॉरा को यहाँ पे देख लिया था। लॉरा माया से किसी तरह से बच निकली थी, लेकिन माया के अटैक में उसका यान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, और जिसके चलते वह 2018 में सदैव के लिए फंस गई थी। पर उसे यकीन था कि एडम उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, और हो भी ऐसा ही रहा था। एडम उसे ही खोजने के लिए गलती से वह 2022 में आ गया था। यहाँ पे छोटा एडम 2050 की दुनिया के बारे में पूछता है। लॉरा एडम को 2018 में जाने के लिए कहती है, क्योंकि 2018 में चल रहे द एडम प्रोजेक्ट को जो टाइम ट्रेवल करवाने वाली थी उसे वह पूरी तरह से नष्ट कर दे, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल ना बन सके। अब एडम उससे कहता है कि वो भी उसके साथ में चले। तब लॉरा कहती है कि उसका यान उसके डीएनए के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वह चाह के भी उसे अपने साथ ले जा नहीं सकता है। एडम कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करके कहीं तुम्हें खो ना दूं। लॉरा उसके दिल को छूते हुए उससे कहती है कि वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, कि वह जरूर उससे मिलेगी। उसके संतावना देने के बावजूद भी एडम अब भी डरा सहमा हुआ था, और जब ये बाहर बैठे हुए होते हैं तभी इन्हें रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। लॉरा ने कैमरा लगा रखा था ताकि इधर कोई आए तो उसे कैमरे से पता चल सके। माया अपने लोगों के साथ इधर आ रही थी। तब लॉरा एडम से कहती है कि वह वक्त जाया ना करे और वह जल्द से यहाँ से निकल जाए, पर एडम उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था। लॉरा कहती है कि हम समय रेखा में हैं, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो माया को देख लेगी। अब उसके काफी जिद पे एडम को वहाँ से निकलना पड़ता है, जिसके बाद लॉरा एक रूम में जाकर वो सारे वेपन्स को ले लेती है, और जैसे ही माया और उसके लोग आते हैं ये उस पे हमला कर देती है। लॉरा ने माया के कई सैनिकों को मार दिया था, लेकिन तभी माया का विशाल यान उसके पीछे आता है और माया उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जंगल में हम दोनों एडम को देखते हैं। चलते चलते ये अब अपने यान के पास पहुंच चुके थे। ये 2018 में जाकर अपने पिता से मिलने वाले थे, तो इस बात की इन्हें खुशी भी थी। खैर अब ये यान में बैठकर आकाश को चीरते हुए निकल जाते हैं, आसमान को चीरते हुए निकल जाते हैं, पर माया उनका पीछा कहाँ छोड़ती। वह अंधाधुंध इन पे गोलियां बरसा रही थी, लेकिन एडम उसे चकमा देकर बादलों पे आ जाता है, और भी ऊंचाई पे आने पे अब ये पल्स मशीन को दागते हैं ताकि वह 2018 में जा सके। पल्स मशीन लोड हो रही थी कि तभी फिर से माया का यान आ जाता है। दोनों जहाज अब आमने सामने थे, खाली जगह स्पेस। इन्होंने एक दूसरे पे हमला चालू कर दिया था। लड़ाई में एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों यान एक दूसरे के सामने थे, दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। छोटा एडम इससे काफी डर गया था, उसे लग ही रहा था कि यान टकराने वाली है, कि तभी पल्स मशीन पूरी तरह से लोड हो चुकी थी और एडम करीब जाकर यान को मोड़ते हुए पल्स मशीन को दाग देता है, जिससे कि वार्म होल बनते ही वह उसमें एंटर कर जाता है। अब समय 2018। एडम के पिता जो क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं और यहीं दोनों एडम बैठे अपने पिता को देख रहे होते हैं। क्लास में मार्क जो एडम के पिता हैं, वो सबों को एक पोयम सुना रहे होते हैं, पर तभी एडम उन्हें टोकते हुए कहता है ये कोई पोयम नहीं बल्कि एक गाना है जो रोमन लैंग्वेज में है।
तब मार्क कह देता है कि हाँ ये गाना ही है, और हैरान होते हुए एडम की तरफ ही देख रहा था। क्लासरूम खत्म हुई। मार्क एडम को यहाँ पहचान लेता है कि ये उसका ही बेटा है। छोटा एडम अपने पिता को देख अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह भागता हुआ जाता है और अपने पिता से लिपट जाता है कि हाँ पिता, आपने सही पहचाना, हम आपके ही बेटे हैं जो फ्यूचर से आए हैं। मार्क को भी सारी बातें समझ आ गई थी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल होने की ही वजह से हो रहा था। ये सभी यूनिवर्सिटी से एक साथ होकर बाहर निकलते हैं। रास्ते में दोनों एडम अपने पिता को फ्यूचर की सारी जानकारी दे रहे होते हैं। तब मार्क यहाँ पे कहता है कि फ्यूचर की कोई भी बात मुझसे ना करे, क्योंकि ऐसा करने से समय रेखा में बदलाव आ सकते थे। इसलिए मार्क उन्हें बताने से मना कर रहे थे कि तुम्हें इस टाइमलाइन में एक साथ आना नहीं चाहिए। वो जल्द से उन्हें वापस लौटने को कहता है। एडम कहता है कि हमें उस प्रोजेक्ट को बंद ही करना होगा। एडम फ्यूचर की कुछ बातें बताता है जो मार्क के साथ काम करने वाली माया के साथ ही जुड़ी हुई थी। वह बताता है कि माया फ्यूचर में पूरी तरह से टाइम को कंट्रोल कर रही है, तो टाइमलाइन पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। साथ ही एडम ये भी बताता है कि उसने एडम प्रोजेक्ट पर एक थ्योरी दी थी, क्योंकि उन्होंने ही तो टाइम ट्रेवल का आविष्कार किया था। तब एडम कहता है कि डैड, आपको टाइम ट्रेवल का आविष्कार करना ही नहीं चाहिए था। मार्क को फ्यूचर की वो बात सताई जा रही थी। वह बताते हैं कि मैं चाहकर भी टाइम ट्रेवल के आविष्कार को रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने माया को पहले ही उसका ब्लूप्रिंट दे दिया था। यह बात सुनकर बड़ा एडम मायूस हो गया था। वह 2018 में टाइम ट्रेवल के आविष्कार को रोकने के लिए ही तो आया था, पर वह फिर से चूक गया था। इस टाइमलाइन में वह वक्त पे पहुंच नहीं पाया था। मार्क छोटे एडम को अलविदा कह के वह घर को निकल रहे थे। तभी छोटा एडम अपने डैड से एक धीमी स्वर में कहता है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आपको कुछ बताना है। पर मार्क कहते हैं कि बेटा, फ्यूचर की कोई भी बात मुझसे साझा ना करना। जो समय में है वो होके ही रहेगा। दरअसल बताने से ये था, उनकी वास्तविकता बदल सकती थी। यहाँ छोटा एडम अपने पिता को मौत की उनकी आगाह करना चाह रहा था, पर उसके पिता समय रेखा में कोई बदलाव नहीं लाना चाह रहे थे। इतना कहकर वह पलटते हुए तेज कदमों में वहां से निकल जाते हैं। छोटा एडम खड़े शब्द हो गया था। वह अपने पिता के होने वाले कार एक्सीडेंट को टाल नहीं सकता था। इसी वक्त हमें सॉरियन कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे माया काम कर रही थी कि तभी यहाँ पे 2050 की माया आ पहुँचती है। छोटी माया भी उसे देख के यहाँ पे हैरान थी। तब बड़ी माया उसे कहती है कि तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने होंगे जो फ्यूचर में तुम्हें बहुत फायदा देने वाले हैं। छोटी माया उससे यहाँ पे आने की खास वजह पूछती है। तब बड़ी माया कहती है कि एडम का हमें किसी भी तरह से खात्मा करना होगा, क्योंकि वह इनके लिए फ्यूचर में बहुत मुश्किलें खड़ा करने वाला था। और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए 2050 की माया 2018 में आई हुई थी। बड़ी माया छोटी माया से कहती है, लेकिन इसके लिए हमें एडम का खात्मा करना ही होगा। अब दोनों एडम सॉरियन कंपनी में पहुंचते हैं। बड़ा एडम बताता है कि इस जगह पे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर है, जो समय यात्रा को संभव बनाता है। और इनका इरादा तो यही था कि इस जगह को वह पूरी तरह से नष्ट कर दे। लेकिन कंपनी में पहुंचने से पहले उस कंपनी के हथियारबंद सैनिक इन्हें घेर लेते हैं। पर छोटा एडम, उसके पास एक खास तरह की डिवाइस थी। वह ड्रोन को नियंत्रित कर लेता है और उन सारे सैनिकों को एक तीव्र वेव से हमला करता है। बड़ा एडम को भी मौका मिल गया था और अब वो भी अपने हथियार को निकालकर उनसे लड़ना शुरू करता है। लेकिन तभी दो गाड़ी जो तेज रफ्तार में इनकी तरफ ही बढ़ रही थी। छोटा एडम ड्रोन की मदद से रास्ते में ही गाड़ी को उड़ा देता है, पर दूसरी गाड़ी तेज रफ्तार में एडम को टक्कर मारने ही वाली थी। लेकिन तभी एक कार उस कार को टक्कर मारती है और यही हम देखते हैं कि इस कार में कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर थे। मार्क कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था और तुमने तो यहाँ छोटे एडम को भी साथ लेके आए हो। उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एक्सीलरेटर को बर्बाद नहीं कर सकते हो। फिर वह एडम को सॉरियन कंपनी अपने साथ ही ले जाते हैं कि एक्सीलरेटर को बर्बाद करने से समय यात्रा नहीं रुक जाएगी, क्योंकि सॉरियन कंपनी के पास ऐसे ब्लूप्रिंट और भी थे और यही वजह थी कि वह कंपनी पल्स मशीन को दोबारा से बना सकती थी। लेकिन मार्क कहता है कि इसके लिए भी कि पल्स मशीन को दोबारा से स्टेबलाइज करने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है और वही कोड एक हार्ड डिस्क में भी है, तो हमें उस हार्ड डिस्क को ही बर्बाद करना होगा। तब उस हार्ड डिस्क के तबाह होने से माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब यह सुनकर एडम तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर दोनों लिफ्ट की ओर जाते हैं। हम छोटे एडम को देखते हैं जो बाहर में ड्रोन की मदद से निगरानी कर रहा था।
कि तभी वहाँ ऊपर माया का विशाल जहाज आ जाता है। वहीं कंपनी के अंदर हम एडम और उसके फादर को देखते हैं जो पल्स मशीन के द्वार पे थे और यहीं पे वह विशाल का पल्स मशीन था। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और हार्ड डिस्क वाले जगह को मार्क दिखाता है और कहता है कि अगर पल्स मशीन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाएगा। मार्क हार्ड डिस्क को निकाल लेता है पर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और इसी बीच वह दोनों माया अपने सैनिकों के साथ यहाँ आ जाते हैं। मार्क उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और तुम्हारे मंसूबे को मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। तब बड़ी माया उसे कहती है कि भूलना मत, ये तुम कोई फ्री में नहीं कर रहे थे, मैंने इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दिए थे, इसलिए यहाँ पे उसकी ही मर्जी चलने वाली थी। वह उनसे हार्ड डिस्क को मांगती है पर ये हार्ड डिस्क को देने से इनकार कर देते हैं। तब ये छोटे एडम को गन पॉइंट पे लेते हुए उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, हार्ड डिस्क वापस करने के लिए मजबूर कर देते हैं। माया का ध्यान भटकते ही बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा करता है। छोटा एडम उसके हाथ को तेजी से झटका देता है और इससे की गोली चल जाती है। गोली पल्स मशीन में लगते ही यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगती है और गोली सीधा एक्सीलेटर के दीवार पे लगी थी जिससे कि दीवार में दरारें पैदा हो गई थी। और अगले ही पल एडम के पहने हुए जैकेट के बटन एक्सीलेटर की तरफ खींचने लगते हैं, मानो कि वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया हो जो चीजों को अपने ओर सोख रहा था। धीरे धीरे लोहे की हर एक चीज उसी दिशा की ओर खींची चली जा रही थी। माया के सारे सैनिक जिन्होंने लोहे के आर्मर पहन रखे थे वह सारे के सारे उसी दिशा में खींचने लगते हैं। एक्सीलेटर पे पड़ते जा रहे थे। तभी एक सिपाही जो खींचा जा रहा था वह छोटे एडम को पकड़ लेता है। अब छोटा एडम भी उस ब्लैक होल में गिरने वाला था। सुरक्षा प्रणाली को हम देखते हैं जो सक्रिय हो चुकी थी, वह सारे दरवाजे को बंद कर रही थी। अब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। मार्क किसी भी तरह से छोटे एडम को बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो उस मशीन को रोक नहीं पा रहे थे। तब छोटा एडम जिसके हाथ में एक हाईटेक डिवाइस था जिससे कि वह उस सैनिक पे एक झटका मारता है और फिसलता हुआ वह नीचे आ जाता है। बड़ा एडम अब भी उसके एक सैनिक से लड़ रहा था पर वो सैनिक काफी ज्यादा ताकतवर था। बड़ा एडम पे वह भारी पड़ रहा था। छोटा एडम बड़े एडम को बचाने के लिए आता है। उसे बड़े एडम की एक हाईटेक वेपन्स दिखाई देती है। अब वो उस हथियार को लेके बड़े एडम की मदद करने के लिए चला जाता है। छोटा एडम पे भी एक जोर का हमला करता है। यह देख बड़ा एडम खड़ा उठ हुआ। एक दरवाजा टूटने ही वाला था जिसकी खिंचाव भी तीव्र थी तो एडम उस सैनिक को उसी ओर धक्का दे देता है। अब जिससे कि दरवाजा एक ही बार में पूरी तरह से टूट गया था और वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। माया जो गन पॉइंट पे लेके उनसे हार्ड डिस्क को मांग रही थी लेकिन सामने मार्क आ गया था और वो कहता है कि एडम को मारने से पहले उसे मारना होगा। छोटी माया सोच में थी कि तभी बड़ी माया उससे गन को अपने हाथ में ले लेती है और जिद करने पे ना मिलने पे और आखिरकार बड़ी माया गोली चला ही देती है पर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से छोटी माया को जान लगती है और उस छोटी माया के खत्म होने से ये बड़ी माया भी खुद मिट जाती है। मार्क जानता था गोली लोहे की ही बनी थी इसलिए उसने जानबूझकर उकसाया था। उसने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए थे। ये जगह अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। तभी छोटे एडम को एक रास्ता दिखता है जो अभी खुला हुआ था। ये भागते हुए उसी तरफ निकलते हैं जिसके बाद एक तेज धमाका से यह जगह बुरी तरह से खत्म हो जाती है। अब ये लिफ्ट के जरिए ऊपर आ गए थे और घर को चले जाते हैं। दोनों एडम पिता से कहते हैं कि उन्हें एक बात बतानी है। मार्क समझते हुए उनसे कहता है मेरे साथ क्या होगा वो बताना नहीं, मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूँ। यह बात सुनकर दोनों एडम फिर से दुखी हो जाते हैं। उन्हें एहसास था कि उनके डैड को यह आभास है। मार्क अपने बच्चों से कहते हैं कि यह हमारी किस्मत है। वो कहते हैं कि मुझे तुम पे गर्व है और अपना ख्याल रखना। तब छोटा एडम नम आंखों से कहता है कि डैड हमें छोड़ के ना जाए, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी याद बहुत आती है। मार्क छोटे एडम पे हाथ रख के उसे कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे ही साथ हूँ। ये इनके परिवार का एक भावुक पल था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके डैड अब उनके साथ नहीं रहने वाले थे। अब आखिरी पल ये तीनों घर के बैकयार्ड में थे। पुरानी यादों के साथ यह बॉल कैच खेलने लगते हैं। बड़ा एडम यहाँ पे कहता है छोटे एडम जब भी तुम घर पहुंचो माँ को गले से लगाना। मार्क अपने बच्चों को देख रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे लेकिन उनके आंखों में भी आंसू था। ये जानते थे कि जब समय में पहुंचेंगे तो इनकी यादें पूरी तरह से मिट जाएगी। यह समय रेखा के ये तीनों एक ही समय में थे, बॉल कैच खेल रहे थे। तभी एडम मार्क की तरफ बॉल को फेंकता है। मार्क बॉल को उठाने पीछे मुड़ा था
और अगले ही पल जब वह सामने देखता है तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। दोनों एडम अपने अपने समय में लौट चुके थे। छोटा एडम को हम देखते हैं जो अपने वक्त में आ गया था। 2022 वह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था और निकलने से पहले तभी उसका दिल कुछ कहता है। वो अपने मॉम को गले से लगा लेता है। अब 2050 बड़ा एडम जो अपने कॉलेज में था, तभी यहाँ उसकी मुलाकात लॉरा से होती है। ये दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन किस्मत में इनका मिलना तय था और यहीं एडम की लॉरा के साथ दोस्ती हो जाती है।